दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंतचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। आत्मीय विश्वविद्यालय के षष्ठम कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में जिनकी गरिमामयी अध्यक्षता हमें मिला है और इस विश्वविद्यालय के सर्वे सर्वा हैं पूज्यपाद त्यागवल्लभ स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और मंच पर उपासीन मुख्य अतिथि और अन्य गण्यमानों के और आप सभी लोगों को मेरे हार्दिक प्रणाम। यह छठा पदवीदान समारंभ है। स्वामी जी ने बताया और हमारे पूज्यपाद आदरणीय प्रेम स्वरूप स्वामी जी ने भी बताया और अभी अभी नंद कुमार जी ने भी बताया कि हम आगे जाके क्या करना है। इस देश में यह जो शिक्षा पद्धति है ये परंपरा से आई है और इस यूनिवर्सिटी की या शिक्षा संस्थान की एक विशेषता है। आप सब लोगों को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद भारत में भारतीय पद्धति से जो पदवीदान समारंभ हो रहा है ये पहली बार मैं देख रहा हूँ स्वामी जी। ऐसे भारत में और कहीं भी नहीं होता है। हम अन्यों के अनुकरण करते हुए बहुत कुछ देखते हैं मगर अन्य लोग अपना अनुकरण करें ऐसे ही मैं पहली प्रोग्राम ऐसा देख रहा हूँ। क्योंकि ब्रिटिश जब भारत आए थे उस वक़्त यहाँ पर 7 लाख प्राइमरी स्कूल्स सर्वांगीण शिक्षण देने वाले जिनको गुरुकुल कहा जाता था वो थे। 1600 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थे 1836 से थोड़ा पहले। और यहाँ की शिक्षा पद्धति ऐसी थी कि आप लोगों ने सुना है जब बंगाल के गवर्नर एक ब्रह्मपुर नाम के गांव गए थे, कलकत्ता से कुछ 150 किलोमीटर दूरी पे हैं। वहाँ पर गांव के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था बरगद का, बड़ का पेड़ था। उसके नीचे कई सामान रखे हुए थे जिसमें सोने चांदी के भी सामान थे। कई गले की कंठमाला थी, कानों की कुछ आभूषण थी, नाक के आभूषण थी, हस्त के कई अंगूठियाँ थी, ऐसे सामान रखे हुए थे। उसके साथ साथ कुछ पैसा भी रखा हुआ था। एक गवर्नर और उनके साथी लोग जो गए पूछे कि ये क्या रखे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये गुमशुद चीजें जो है जिनका गुम हो गया है सामान और जिनको मिला है वो मिलने के बाद ला के यहाँ रखने की परंपरा है। जिन जिन को वो सामान जहाँ से मिली है वो ला के यहाँ रखे। किस लिए रखे कि उसके मालिक आके यहाँ देखेगा फिर उसका अपना सामान लेके जाएगा। कितने दिनों से नहीं है, सैकड़ों सालों से परंपरा से ये प्रथा हमारे यहाँ है। तो बोले कि ये कब तक रहेंगे इधर, इसका मालिक जब तक नहीं आएगा तब तक ये इधर ही रहेंगे। कि रात को कोई उठा के नहीं ले जाएगा, नहीं, कई सालों से इधर ही पड़े हैं। कहीं आते हैं लेके जाते हैं तो दूसरा कहाँ मिलता है तो ला के रखते हैं। ये कैसा संभव है बोले।
उन्होंने कहा कि इस देश की शिक्षा नीति ऐसी है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि अपना छोड़ के दूसरों का कुछ भी मिले तो वो ला के इधर रखना है और उनकी वस्तु उनको पहुंचाना है। ये हमारी शिक्षा नीति है। यही रिपोर्ट उन्होंने बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा था। उसके बाद मैकाले भारत में आए थे। इसको हर संभव इसको तोड़ देना चाहिए। ये जब तक शिक्षा नीति रहेगी तब तक भारत परावलंबी नहीं बनेगा करके। इतनी अच्छी शिक्षा नीति थी। हम लोग जानते हैं और समझते भी है। शिक्षा उसको कहा जाता था पहले, शरीर को श्रम की ओर, बुद्धि को ज्ञान की ओर और हमारे मन को श्रद्धा की ओर जो ले जाते हैं उसको शिक्षा कहते थे। हमारी बुद्धि बहुत प्रगल्भ है मगर शरीर आलसी है तो उसको विद्या नहीं कहा जाता था, शिक्षा नहीं कहा जाता था। हाँ, शरीर से बहुत तंदुरुस्त है, बुद्धि खाली पड़ी है, ज्ञान नहीं है बुद्धि में, तो उसको शिक्षा नहीं कहते थे। और बुद्धि भी है, शरीर भी अच्छे है, ज्ञान भी है, शरीर भी अच्छे है, यदि श्रद्धा नहीं है उसके मन में, उसको भी शिक्षा नहीं कहा जाता था। किस पर श्रद्धा? जिस भगवान ने हमें ये सृष्टि दी है और ये शरीर दी है उन पर श्रद्धा। जिन माता पिताओं ने ये शरीर हमें दी है और इस दुनिया दिखाई है उन पर श्रद्धा। और जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं, जिस धर्म में हम पले बड़े हैं, उस पर हमारी श्रद्धा। हमारी आचार्य लोगों ने हमारे लिए बनाए हुए और हमारे लिए लिख के रखे हुए जो साहित्य है उस पर हमारी श्रद्धा यदि होगा, उसके बारे में हमारे मन में यदि गौरव होगा, हमारे लिए विद्या देने वाले आचार्य हो, बुद्धि देने वाले माता पिता हो या संत जन हो या हमारी धर्म है, संस्कृति है, हमारा देश है, इन पर हमारी श्रद्धा और विश्वास नहीं रहेगा तो उसको शिक्षा नहीं कहा जाता था। इधर हम वही देख रहे। मैं कई साल पहले आया था इधर, पहली बार आया था तो ये जीवन विद्या का ही एक शिविर यहाँ चल रहा था। हाँ जी, हाँ, कॉन्फ्रेंस चल रहा था, स्वामी जी ने आयोजित किया था, त्याग वल्लभ स्वामी जी ने। पहली बार मेरे परिचय उसी वक्त हुआ। कुछ कानपुर से जीवन विद्या के लोग आए थे और आचार्य लोगों के लिए, जो बच्चों के साथ, बच्चे और स्वामी जी के बीच में एक कड़ी बन के काम करने वाले जितने भी लोग थे उन सब के लिए वो कॉन्फ्रेंस था। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि यहाँ कुछ विशेष चल रहा है कि बहुत सारे जगहों में मैं ये देखता हूँ, अरे अपना संप्रदाय ये है, ये दूसरा किसी संप्रदाय की विचार हम क्यों लेवे, ऐसे संकुचित मनोभावना बहुत सारे लोगों में होते हैं। मगर हमारे त्याग वल्लभ स्वामी जी इतने बड़े दिल वाले हैं, दुनिया में कुछ भी अच्छा हो वो हमारे आत्मीय यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिलना चाहिए, ये उनके स्वार्थ मैंने देखा। कहीं भी दुनिया में जाते हैं तो कुछ अच्छा मिलता है तो पहले ला के अपने अध्यापकों को, बाद में उनके माध्यम से विद्यार्थियों को देने की बहुत बड़ी इच्छा उनकी होती है। यही उनका स्वार्थ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हमारी जो पीढ़ी है अभी, मैं देखता हूँ बाहर बहुत जगहों पर जाना होता है, देखता हूँ तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन है, यहाँ पर जो कल्चर है, यहाँ पर जो जीवन जीने के लिए मानवीय मूल्यों की जो जरूरत होता है उनको पढ़ाया जाता है, वह और कहीं मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं। आप सब लोगों को, मैंने कई पदवीदान समारंभ देखा है जिसमें वो काला एक कोट होता है वो पहनाया जाता है, फिर एक ये लगाया जाता है ऊपर वो टोपी, वो भी हमारा नहीं है, वो कोट भी हमारा नहीं है, वो सब पहनाया जाता है। वो आते ही लगता है कि कोई भूत को लाके खड़ा कर दिया इधर। और दूसरा एक बड़ा भूत भी वही पहना रहता है, वो भी उनको
दे देता है। ऐसा लगता है कि वो कहाँ से आया, कहाँ हम पहुंच गए और कहाँ हमारे बच्चों को दे रहे हैं, ये समझ में ही नहीं आता है। मगर आप सब लोगों को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत इधर ही उतरी है अभी, और भारतीय शिक्षा इधर ही है। तो मैं हमेशा एक जिज्ञासा रखता हूँ कि संस्था कैसे चलते, स्वामी जी ये कैसे सुनते हैं लोग ऐसे। तो आज की पीढ़ी तो इतनी स्वतंत्र विचार करने वाली पीढ़ी है, तो देखते हैं कि पहले पूछते हैं कि इस कॉलेज में हमारे मनपसंद की ड्रेस पहनने के लिए स्वतंत्रता है कि नहीं, फिर हमारे मनपसंद कृतियां करने की यहाँ पर अवकाश है कि नहीं, पहले देख के बाद में एडमिशन लेते हैं। देखिए यहाँ पर वो नहीं है, ये सुना कि पहले ही एडमिशन के समय बताया जाता है कि यहाँ आपको भारतीय परिवेश में आना पड़ेगा या सादा परिवेश में आपको आना पड़ेगा। आप यहाँ कोई प्रदर्शन के लिए नहीं आ रहे, यहाँ पर आप विद्या प्राप्ति के लिए आ रहे, ये ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा काउंसलिंग किया जाता है। नहीं तो बहुत सारे जगहों में विद्या संपादन करना बहुत कम होता है, अपनी प्रदर्शनी ज्यादा होती है। फटे हुए पैंट पहनना है ना, वो अच्छी पैंट फाड़ के उसको फटे हुए पैंट पहनते हैं। कोई कोई बंदर जैसे बंदर को पहनाते हैं ना, ऐसे कुछ ड्रेस पहनना, ऐसे बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर ये पहले ही बताया जाता है कि आपको पसंद है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो और कहीं भी जा सकते हैं। और उतना ही नहीं है, मैं कई सारे हॉस्टल देखता हूँ आजकल। आप जानते कि देहात में, गांव में भी अब गांजा और चरस की पुड़िया मिलने लगी है, गांव में भी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे कॉलेज और हॉस्टल में देखता हूँ, तो वहाँ करीब करीब 70 to 80% बच्चे बच्चियाँ उसके शिकार हो चुके हैं। तो यहाँ पर इतनी कटाक्ष करके बच्चों की ख्याल रखा जाता है, बच्चियों की, उनके संस्कार की भी ख्याल रखी जाती है। तो आप लोग मेरे ख्याल से बहुत भाग्यवान हैं। शिक्षा तो मिलती है, हर जगह मिलती है, शिक्षा मिलना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो यहाँ कोई कमी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। उसके साथ साथ संस्कार की जरूरत होती है। मैं अभी अभी देखा, 1-2 महीने पहले एक घटना घटी थी नासिक में। पिताश्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, माताश्री जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल थी। ये दोनों रिटायर हो गए। मैं ऊपर बैठे हुए अभिभावकों के लिए ये बात कह रहा हूँ, वो दोनों प्रिंसिपल रहे हैं और रिटायर हो गए, और 2 बच्चे दोनों इंजीनियर बन गए। एक मुंबई में रहता है और एक पुणे में रहता है, ये खुद के नासिक के। बात ये हो गई कि उम्र होती चली, तो ये दोनों बच्चों का अच्छी तरह से शिक्षा भी दी थी, नौकरी भी लगवाया और शादी भी किया। और गांव में जो खेत थी, वो खेत बिक्री करके, मुंबई वाला था, उसके लिए घर खरीद करके दिया। और खुद का जो घर था इन्होंने अपने जीवन में कमाया था, और उनके पेंशन का जो फंड आया था वो सब खर्चा करके दूसरा लड़का था पुणे में, उसको घर बनवा के दिया। वो रहने लगे। रहते रहते ऐसा हो गया कई दिनों के बाद कि पहले वो हर हफ्ता आते थे माँ बाप के पास, बाद में महीने में एक बार आने लगे, उसके बाद 5-6 महीने में एक बार आने लगे, बाद में साल भर में एक बार आने लगे। आते आते इनकी उम्र 70-80 के आसपास गई, तो उनका आना ही बंद हो गया। तो फोन करते थे तो बोलते थे कि मैं अभी मीटिंग में हूं, बाद में करता हूं। बाद में कभी फोन नहीं आता था। कभी फोन करते तो बोलते थे कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, बाद में करता हूं। कभी कभी ये कहते थे कि मैं अभी ऑफिस में साहब के सामने हूं या मेरे साथ लोग हैं, मैं बाद में करता हूं। फोन ही नहीं उठाते थे। तो इतने में क्या हो गया है कि उनकी पत्नी जो थी, रिटायर प्रिंसिपल मैडम, उनको पैरालिटिक अटैक हो गया राइट साइड, लेफ्ट ब्रेन पे हो गया, राइट साइड हो गया। वो बेड रिडन हो गई। बेड रिडन होने के बाद सभी सेवाएं उनके पति ही करते थे। प्रिंसिपल साहब रिटायर, वो करते थे। स्नान करवाना,
ये बाल बनाना, फिर भोजन करवाना, चाय देना, और टॉयलेट के लिए, यूरिनल के लिए वो खुद उनको लेके बाथरूम तक जाते थे, फिर लाके सुला देते थे। फिर कुछ मसाज करना है तो वो भी करते थे, बहुत कुछ सेवा करते थे। बहुत दिन गए, बच्चों को याद करती थी माँ, तो मैं कब जाऊंगी पता नहीं है, उन दोनों को थोड़ा बुला लीजिए, पोतों को थोड़ा बुला लीजिए, उनको मैं देखना चाहती हूँ। तो फोन ही नहीं उठाते थे। तो एक दिन ऐसा हो गया कि वो प्रिंसिपल साहब थे, वो बहुत तके थे। उन्होंने कहा अपने पत्नी को, तो हम ऐसा करें, अब जीवन यात्रा पूरी करें। तो बोली कि क्या चाहते हैं आप, चले जाएंगे दोनों। बोली कि कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे, मैं जाता हूं दुकान में, थोड़ा जहर लेके आता हूं, तुम थोड़ा पी लो, मैं थोड़ा पी लेता हूं, जाएंगे। तब पत्नी ने पूछी, क्या आप के लिए मैं बोझ बन रही हूं? तो ये बोले कि बोझ की प्रश्न नहीं है, मेरे बदन में जब तक ताकत था तब तक मैं सेवा की आपकी, मगर अब मुझे भी नहीं हो रहा है, मेरा भी उम्र हो रहा है, आपको उठाना बिठाना ये संभव नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि हम दोनों चले जाएंगे, क्योंकि आप जाओगे तो मुझे देखने वाले कोई नहीं, मैं जाऊं तो आपका हालत खराब हो जाएगा, क्या करें अब? पत्नी ने बहुत समय के बाद बोली कि ठीक है, कल हम प्रस्थान करेंगे। फिर ये रात को जाके 2 बॉटल लेके आए। सुबह पत्नी को 1 बॉटल दिया, उनको कहा कि आप पहले जाओ, आपके, क्योंकि ये पीते पीते हम बच गए तो बहुत मुश्किल होगा, ये पीते पी के कुछ उल्टी हो गया, कुछ हो गया तो मुश्किल होगा जीना। आप ऐसा करें कि आप पहले ले लीजिए, कुछ हो गए तो मैं देख लूंगा, बाद में मैं लूंगा। पत्नी ने ली, बहुत चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कोई देखने वाले नहीं थे। तो अंत में जान नहीं जा रहा था, उन्होंने अपने हाथ से ही गला दबाया उनका। फिर माताजी का देहांत हो गया। फिर ये प्रिंसिपल साहब थे, इन्होंने पहले ही सोचा कि हम थोड़ा ज्यादा लेंगे, ज्यादा ही लिया, ये भी गिर पड़े। बहुत समय तक तड़पड़ाते रहे, चटपटाते रहे, अंत में उनका भी प्राण चला गया। दूसरे दिन कोई दरवाजा नहीं खुली, तो पड़ोस ने सोचा कि इनका दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्या हुआ करके वो दरवाजा आवाज किया तो नहीं खोल रहे थे। तो फिर पुलिसों को फोन किया, पुलिस आ गए, दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो दोनों की जीवन यात्रा खत्म हो गई थी। फिर पुलिसों ने पोस्टमार्टम की, उनके बच्चों को फोन किया, वो भी आ गए और बहुत रो रहे थे। वो जैसे ही आए तो बहुत रो रहे थे। तो पड़ोस वाले थे ना, बच्चे ये नाटक ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करो। आपके माता पिता जिंदा होते हुए हर दिन फोन करते थे, आप फोन नहीं उठाते थे, अब मानो आकाश ही आप पर गिर गए, इस तरह से नाटक कर रहे हो, ये अच्छी नहीं है। हमें सब पता है आप लोगों ने क्या किया, आपके लिए माता पिताओं ने क्या किया वो भी हम जानते हैं, और आप क्या काम करने जा रहे हैं वो भी हम जानते हैं। जैसे स्वामी जी ने, प्रेम स्वरूप स्वामी जी ने भी कहा और स्वामी जी ने भी कहा कि हम अब लेने वाले नहीं है, देने की भूमिका में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे गुरुकुलों में कॉन्वोकेशन प्रोग्राम जो होता था पहले, तब घर जाते वक्त इन्हीं चीजों को याद करवाते थे। आज तक माता पिताओं ने आपके लिए बहुत कुछ किया, अब आपको कुछ करना है, ये सिखाया जाता था घर जाते वक्त। हमारी तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली है, उसमें कॉन्वोकेशन प्रोग्राम की एक प्रसंग आया है। उसमें ये सिखाया जाता है कि सत्यम वद धर्मम चर,
सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि एषः उपदेशः एषः आदेशः एतत् अनुशासनम। अंत में एक कह देते हैं कि देखिए आप घर जाओगे, सत्य का उल्लंघन नहीं करें, धर्म का उल्लंघन ना करें, और आपको माता और पिता यही आपकी देवता है, और आचार्य जो गुरुजनों ने आपको पढ़ाया अंतिम क्षण तक उनके बारे में मन में मान सम्मान रखिए। और इतना ही नहीं है, यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, निंदनीय कार्य हमारे जीवन में कोई भी ना हो, अनिंद्य कार्य ही आप करते रहे, येषः उपदेश, यही हमारे। और भी एक बात कहते थे, यदेति विद्या करोति श्रद्धया, जो हमने आपको पढ़ाया है, आपने जो जाना है, इसको घर जाने के बाद अच्छी तरह से इनका आचरण करिए। आचार्य ये कहते थे कि जो पुस्तक का ज्ञान है वो मस्तक में लीजिए, बस यहाँ तक आप मस्तक में लिया है, अब घर जाने के बाद वो हस्तक में आना चाहिए। पुस्तक का ज्ञान मस्तक में जाना चाहिए, मस्तक से फिर एक बार वो आपके कृति में उतरना चाहिए। तो आप घर जाने के बाद यदेति विद्या करोति श्रद्धया, आपने जितना जाना है उसको घर जाने के बाद आचरण करें। और आचरण करते हुए आप ये ध्यान रखें कि आप परिवार की एक असेट है, अमानत है आप परिवार के, उसको आप कभी भी मत भूलिए। आप परिवार का बोझ मत कभी बनिए, परिवार के लिए आप कभी भी बोझ नहीं बनना है। और घर जाते वक्त ये भी कहते थे, आपकी वजह से अपने पिता को कभी भी समाज में सर झुकाने की नौबत ना आए, और आपकी आचरण की वजह से आपके माता के आंखों में आंसू ना आए। और इतना ही नहीं है, जब जितना हो सके उतना स्वाभिमान का जीवन आप जिएंगे। और इतना ही नहीं है, आप कभी भी किसी के पास हाथ न फैलाइए। आप समाज को देने वाले बनेंगे, समाज से लेने वाले नहीं हैं। और ये भी कहते थे अंतिम घर जाते वक्त, आप जीवन में खुद को, स्वामी जी ने भी वो बात का उल्लेख किया, ये आत्मीय यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन ही है, अपना आत्मा यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हम जिसको देते हैं उसको आत्मा बोलते हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे खुद के लिए होता है, हम जैसे हैं वैसे ही सब लोग हैं, ये मानना, ये आत्मीयता होती है। इसको कभी भी नहीं भूलना जीवन में। तो आप कभी भी अयशस्वी या पराजित नहीं होंगे। इसलिए हमारी विद्या जो है वो तब विभूषित होगी जब उसको हम थोड़ा थोड़ा हमारे जीवन में आचरण में लाएंगे। मैं अंत में एक बात कह देता हूँ, आप सीवी रामन जी के नाम सुना है। सर सीवी रामन जी अपनी लेबोरेटरी में एक असिस्टेंट को नियुक्त करना था, तो बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाए थे, और उनके मित्र भी थे उनके साथ। कोई गोल्ड मेडलिस्ट थे, फर्स्ट क्लास थे, डिस्टिंक्शन थे, सब लोग थे, और फर्स्ट क्लास भी लोग थे। और 3 दिन का इंटरव्यू था, उनके लिए कमरे दिए गए थे, 3 दिन रहे थे बेंगलुरु में। ये नोबेल अवार्डी सीवी रामन ने वो 3 दिन का इंटरव्यू खत्म होने के बाद चौथे दिन ये गार्डन में घूमने के लिए सुबह टहलने के लिए गए थे, तो एक विद्यार्थी उसमें से आया, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कौन है आप? सर मैं इंटरव्यू देने के लिए आपके यहाँ 3 दिन रुका था। तो सीवी रामन ने कहा कि ऐसा वसीलेबाजी में हमारे यहाँ नहीं चलता है, आप हमें नहीं मिलना चाहिए। तो बोला कि सर मैं वसीला लगाने के लिए नहीं आया हूँ। फिर क्यों आए हो? सर मैं जिस कमरे में मुझे रखे थे आप, उस कमरे की टेबल में ये 200 रुपये का पैकेट रखा था, यदि मैं उधर ही रख के जाऊँ, दूसरा कोई उठा के ले जाएगा तो मुझ पर उसका आँच आएगा, इसीलिए इसको वापस करने आया हूँ आपको।
तो दूसरे दिन सभी लोग मिलके चयन करना था, तो उस वक़्त गोल्ड मेडलिस्ट थे, फर्स्ट क्लास थे, वो सब कुछ छोड़ के इसी लड़के का नाम सर सीवी रामन ने चॉइस किया। तो बाकी लोगों ने पूछा, अरे रामन आपको समझता है कि नहीं, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये इससे अच्छा है, इससे अच्छा तो ये था इंटरव्यू में, इनको छोड़ के ये पास क्लास को क्यों चुना आपने? उन्होंने कहा वो बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, होशियार थे, मगर सब चोर निकले, क्योंकि हर व्यक्ति के टेबल पे पॉकेट रखा था। वो पूछा भी नहीं कि ये पॉकेट हमारे लिए है कि और किसी के लिए रखा है। वह सब लोग पॉकेट लेके गए, ये अकेला लड़का वापस किया। इसीलिए इसको मैं अवकाश देता हूं मेरे यहाँ काम करने के लिए। हम बहुत कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, यदि मानवीय मूल्य हम में नहीं होगा तो हमारे विद्या के लिए कोई भी स्थान नहीं रहेगा। इसलिए स्वामी जी हमेशा, मैं उनको देखता हूं तो जीवन मूल्यों के लिए इतना स्वामी जी तरसते हैं कि जीवन मूल्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है जीवन में। और माता पिताओं के मन में भी ये होना चाहिए और बच्चों में भी होना चाहिए। ऐसे हम विद्या तो प्राप्त करते ही है, उसके साथ साथ ये भी आप यहाँ प्राप्त किया हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जरूर आप डिग्री यहाँ पदवी भी लेके जाएंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट के भी लोग इसमें हैं। मैंने सुना कि करीब करीब 60-70 पीएचडी स्टूडेंट भी सर इसमें हैं। तो एक साल में 60-70 बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट से पीएचडी किए हुए हैं। तो एक बहुत बड़े अच्छी विद्या क्षेत्र में पढ़ने की मौका आपको मिला है। तो मुझे लगता है कि आप हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, माता पिताओं के असेट बनना चाहिए और इस देश के लिए और समाज के लिए कुछ योगदान देने वाले आप बनना चाहिए। यही हमारे स्वामी गणों ने आपको बताया। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को कि आप लोग निश्चित कहीं समाज में 5-50 बच्चे होंगे, उसमें आत्मीय का 2 होंगे तो वो जरूर पहचाना जाना चाहिए, नहीं ये आत्मीय में पढ़ के आए हैं। जरूर ऐसे आप जरूर ऐसे अपने बर्ताव से यह पहचान देंगे तो आप जीवन में आगे कहीं भी जाए, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए देंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और मुझे स्वामी जी ने बहुत आग्रह करके बुलाया, क्योंकि स्वामी जी का और हमारी रिश्ता इतना ये हो गया कि उनकी आज्ञा है तो हम उल्लंघन कर ही नहीं सकते हैं। तो इतनी कठिनाई में वो आने के लिए आज्ञा की, तो स्वामी जी की आज्ञा शिरसावंदे मान के हम आए। और मैं नहीं आया होता तो ये जो मैं सन्निवेश या माहौल देख रहा हूँ इससे वंचित हो जाता था, ऐसा मुझे लगता है। मैं और कहीं इंस्टीट्यूशन को ये कह सकूंगा कि यदि पदवीदान समारंभ करना है तो इस तरह से करें, यदि शिक्षा संस्थान चलाना है तो इस तरह चलाए। ये कहने की एक मौका और देखने की एक अवकाश स्वामी जी ने मुझे दिया, इसलिए स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई।